नमस्कार साथियों, मैं रवि पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल अस्माकम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू चैप्टर में हमने प्लांट टिश्यू पढ़ना स्टार्ट किया है। प्लांट टिश्यू में भी हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया है और अब हमें परमानेंट टिश्यू पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम परमानेंट टिश्यू क्या होता है उस पर डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खास बात ये होती है कि वहाँ पर सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के कारण ही तो उसके लेंथ और गर्थ इंक्रीज करता है, क्योंकि किसी भी प्लांट की या तो उसकी लेंथ इंक्रीज करे या फिर उसका गर्थ इंक्रीज करे। गर्थ मतलब डायमीटर, लेंथ मतलब हाइट, ठीक है। अगर लेंथ और गर्थ दोनों इंक्रीज कर रही है तो इंक्रीज ही होगा सेल डिवीजन से। भाई अगर एक छोटा सा पौधा बड़े पौधे में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ सेल्स बढ़े होंगे। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे कैसे? सेल डिवीजन हो करके, ठीक है। तो सेल डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन होता रहता है। तो उसी सेल डिवीजन के ही कारण उसकी प्लांट की हाइट और गर्थ दोनों इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब यही सेल जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल हैं, जब इनका डिवाइड होने की एबिलिटी लूज हो जाती है तो उन सेल को हम क्या बोलेंगे? परमानेंट सेल। और ऐसे सेल के ग्रुप को क्या बोला जाएगा? परमानेंट टिश्यू। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू को। परमानेंट टिश्यू group of cells that lose the ability to divide, is called permanent tissue। ठीक है। ये लिविंग और डेड दोनों टाइप का हो सकता है। तो इट में भी लिविंग और डेड। लिविंग और डेड, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स, ये टिश्यू की बात हो रही है तो जाहिर सी हम यही बोलेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ये कौन से सेल होते हैं? तो ये पहले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल होते हैं, लेकिन जब ये डिवाइड होने की एबिलिटी को लूज कर देते हैं तब ये बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स दैट लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, जो लूज कर देते हैं डिवाइड होने की एबिलिटी, मतलब सेल डिवीजन होने की एबिलिटी को लूज कर देते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? परमानेंट टिश्यू को कहा जाएगा, ठीक है। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे? परमानेंट टिश्यू। ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। मतलब परमानेंट टिश्यू लिविंग कंडीशन में भी प्लांट में हो सकते हैं और डेड कंडीशन में भी प्लांट में हो सकते हैं, ठीक है। अगर अदर पॉइंट्स की बात करें तो इनमें लार्ज वैक्यूल्स पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे सेल में क्या होगा? लार्ज वैक्यूल्स पाया जाएगा। और क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेस भी इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रायः इनमें पाया ही जाता है कि इंटरसेलुलर स्पेस की अगर हम बात करें तो इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, आर ऑफन प्रेजेंट। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लार्ज वैक्यूल्स पाया जाएगा। वैक्यूल्स वैसे भी, अगर ये प्लांट टिश्यू है, हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्लांट और एनिमल के सेल में भी हमने ये पढ़ रखा है कि प्लांट का जो सेल होता है उसका जो वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स जो वाटर को होल्ड करता है, तो वैक्यूल्स की साइज प्लांट में तो ऑलरेडी एनिमल से बड़ी होती है, ठीक है। और उसमें भी अगर हम परमानेंट टिश्यू के वैक्यूल्स की बात करें तो इनमें थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। लार्ज वैक्यूल्स पाया जाएगा। इंटरसेलुलर स्पेस की अगर हम बात करें, दो सेल्स के बीच का स्पेस इंटरसेलुलर स्पेस कहलाता है। द स्पेस बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? इनमें थोड़ा सा मतलब प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एब्सेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर हम ऐसे सेल की बात करें तो इन परमानेंट टिश्यू के सेल में तो सेल वाल जो होता है, सेल वाल ये थिक और थिन दोनों होता है, ठीक है। ये थिक भी हो सकता है और थिन भी हो सकता है। ये थिक और थिन दोनों हो सकता है, ठीक है। सेल वॉल थिक और थिन हो सकता है। अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू के हो तो परमानेंट टिश्यू
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, स्टोरेज प्रोवाइड कर सकता है, कंडक्शन प्रोवाइड करता है और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इट प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन, कंडक्शन, it provide support, protection, conduction, photosynthesis and storage। ठीक है, स्टोरेज में हेल्पफुल है, फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है, कंडक्शन, प्रोटेक्शन और सपोर्ट, इन सब में ये हेल्पफुल होता है। तो प्लांट टिश्यू का ये जो परमानेंट टिश्यू है ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है दैट लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। मतलब ये पहले, अगर इनका पहले की बात करें तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड होने की एबिलिटी को लूज करते हैं तो ये बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। मतलब परमानेंट टिश्यू को डिवाइड करना आसान नहीं होता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिवाइड अगेन। ठीक है, इट मे बी लिविंग आर डेड, ये दोनों हो सकते हैं। लार्ज वैक्यूल्स जनरली लिविंग में ही बात होती है। ठीक है, क्योंकि लिविंग में ही वैक्यूल्स का रोल होता है। ठीक है, तो लार्ज वैक्यूल्स किस में पाए जाएंगे, लिविंग परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस इनमें प्रेजेंट होता है, मतलब दो सेल्स के बीच का स्पेस इनमें होता है। सेल वॉल थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है। इट प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्लांट को सपोर्ट देगा, प्रोटेक्शन देगा, कंडक्शन देगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होगा और स्टोरेज में हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर हम टाइप की बात करें तो टाइप कितने होते हैं, इसके टाइप हो जाएंगे दो। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर सिंपल है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आएगा और जिसका टफ है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आएगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू तुम्हारा पेरेन्काइमा, कोलोनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में डिवाइड हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपका जाइलम और फ्लोएम में डिवाइड होगा। तो चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसके तीनों टाइप्स को, पेरेन्काइमा, कोलोनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा को। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यू को, उस कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो पार्ट हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। अगर हम बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू की तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होती हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों सेम होती हैं। मतलब उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों हर एक सेम टाइप का होगा। मतलब जितने भी सेल्स होंगे उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन सब सेम होगा और सेम टाइप के सेल से मिलकर बना होगा ये टिश्यू। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सेम। सेल्स आर structurally and functionally सेम। ठीक है, सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सेम। ठीक है, सेम टाइप ऑफ सेल्स, हम ये कह सकते हैं कि सेम दिस टिश्यू आर मेड अप ऑफ, ठीक है, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, सेम टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, ये किस तरीके के होंगे, जितने भी सेल होंगे एक ही टाइप के होंगे, इसलिए इनको सिंपल परमानेंट टिश्यू में रखा जाएगा। कॉम्प्लेक्स में जस्ट इसी का अपोजिट होगा, जितने भी सेल्स होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग होगा। इस बेसिस पर हम उनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में रखेंगे। अगर हम टाइप की बात करें तो टाइप में जैसा हमने पढ़ रखा है कि इसमें होता है पेरेन्काइमा, सेकंड आएगा कोलेनकाइमा और थर्ड आएगा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ठीक है, तो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू आगे चल के तीन पार्ट में डिवाइड होगा। पहला है पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलोनकाइमा और थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा। तो चलिए एक एक को पढ़ते हैं। पेरेन्काइमा, कोलोनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा क्या क्या है और कहाँ पाया जाता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है,
अगर हम बात करें पेरेनकाइमा की, पेरेनकाइमा जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक पार्ट है, ठीक है। तो पेरेनकाइमा क्या है, पेरेनकाइमा में जो सेल्स होती हैं, सेल्स आर लिविंग एंड पॉजेज द पावर ऑफ सेल डिवीजन। मतलब सेल डिवीजन तो नहीं होगा, सेल डिवीजन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेरेनकाइमा ही परमानेंट टिश्यू का पार्ट है, तो सेल डिवीजन तो नहीं होना है, ठीक है। सेल डिवीजन, सेल्स कैसी होती हैं, तो लिविंग होती हैं। पेरेनकाइमा के सेल्स डेड नहीं होगी बल्कि लिविंग होगी। सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक मतलब जो, जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, तो इनका एक्सपेंशन सेंटर से जितना दूर होगा, ठीक है, मतलब इसी को तो हम अगर सर्कल के लैंग्वेज में बात करें मैथ में, तो मैथ में ये क्या रेडियस कहलाता है। तो मतलब जितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब इनका चारों तरफ का एक्सपेंशन इक्वली होगा, ठीक है। तो सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक सेल्स होंगी, ठीक है, इक्वली एक्सपेंडेड ऑन ऑल साइड्स। चारों तरफ का जो इनका एक्सपेंशन होगा वो इक्वली होगा। कहने का मतलब एक फिक्स पॉइंट से ये इनका जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अराउंड इनकी जो डिस्टेंस होगी सेल की या सेल वॉल होगा वो इक्वली एक्सपेंडेड होगा। कहने का मतलब सेंटर में तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस और अराउंड में क्या होता है, सेल वॉल होता है। तो सेंटर और सेल वॉल के बीच का डिस्टेंस वो चारों तरफ बराबर होगा। इसी को क्या बोलेंगे, इक्वली एक्सपेंडेड ऑन ऑल साइड्स, ठीक है। शेप कैसा होगा, शेप ओवल हो सकता है, ओवल मतलब, ठीक है, ये ओवल हो गया। राउंड हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, या इलांगेटेड। इलांगेटेड मतलब जैसे सर्कल को खींच दिया जाए, ठीक है। इलांगेटेड मतलब कुछ इस शेप में, कुछ इस शेप में, ठीक है, इलांगेटेड। तो ओवल भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, पॉलीगोनल या इलांगेटेड फॉर्म में हो सकता है। प्लांट के किस पार्ट में पाया जाता है, तो फाउंड इन स्टेम, तने में पाया जाएगा, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। कहने का मतलब प्लांट्स के लगभग हर पार्ट में ये पाया जाता है। परमानेंट टिश्यू प्लांट के हर पार्ट में पाया जाएगा। ये आपका स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स सब में पाया जाएगा। सेल वॉल कैसा होता है, तो थिन सेल वॉल होता है, थिक नहीं होता है, क्योंकि लिविंग है, तो लिविंग पार्ट है ना, ये लिविंग है, तो लिविंग में सेल वॉल थिन होता है। अगर डेड पार्ट होता तो थिक सेल वॉल लिखते हैं हम, ठीक है। इस पॉइंट को हमेशा नोट रखना कि अगर लिविंग पार्ट हुआ तो लिविंग का सेल वॉल थिन होता है, और डेड होता है तो सेल वॉल उसका थिक होता है, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म क्या है, द फ्लूइड फिल्ड इन द इनसाइड द सेल, ठीक है। साइटो का मतलब ही होता है सेल, ठीक है। ये जो टर्म है साइटो, साइटो मतलब क्या है, सेल है, ठीक है। तो साइटो के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसी को ही क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो एक हाईली डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है, मतलब बहुत ही गाढ़ा साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा होता है, ठीक है। तो चलिए इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। अगर हम पेरेनकाइमा के फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन में आता है मेंटेन शेप एंड फर्मनेस, ठीक है। ये प्लांट के शेप और फर्मनेस को मेंटेन करता है। फर्मनेस की अगर हम बात करें, फर्मनेस क्या है, जिसको हम रिजिडिटी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हम रिजिडिटी ना बोल करके टर्जिडिटी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, टर्जिडिटी। टर्जिडिटी कैसे, मतलब फर्मनेस कैसे आती है, दो सेल के बीच में अगर स्पेस ज़्यादा होगा तो वहाँ पर रिजिडनेस या फर्मनेस कम होगा, मतलब ये लूज होंगे, इनकी लूज बॉन्डिंग होगी। लेकिन अगर ऐसे इनके बीच में ये जो फ्री स्पेस है, खाली जगह है, इसको अगर किसी से भर दिया जाए तो ये रिजिड हो जाएंगे, मतलब अब इनको दबाया नहीं जा सकता, कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनमें रिजिडनेस आ गई, ठीक है, रिजिडिटी आ गई। रिजिडिटी को यहाँ पर टर्जिडिटी बोला जाएगा, ठीक है। तो रिजिड होगा या टर्जिडिटी आएगी तो ये फर्म हो जाएगा, फर्म मतलब कठोर हो जाएगा, ठीक है, तो कठोरता आती चली जाएगी। तो ये जो पेरेनकाइमा होता है, पेरेनकाइमा करता क्या है, जो सेल्स के बीच का स्पेस होता है या टिश्यू के बीच का जो स्पेस होता है उनमें आकर के ये फिल हो जाता है। फिल हो गया तो क्या प्रोवाइड करेगा, फर्मनेस प्रोवाइड करेगा। फर्मनेस को हम क्या बोलेंगे, टर्जिडिटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये मेंटेन करता है शेप को, क्योंकि ये शेप को भी मेंटेन, अब ऐसा है तो इसको कंप्रेस करके इसके शेप को चेंज नहीं किया जा सकता। जब शेप को चेंज नहीं किया जा सकता तो ये क्या कर रहा है, शेप को मेंटेन कर चल रहा है, ठीक है। शेप को मेंटेन किया, फर्मनेस प्रोवाइड किया, उसी को हमने टर्जिडिटी बोला, ठीक है। प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्टेम, अगर ये शेप मेंटेन कर रहा है और टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में ये क्या करेगा, स्टेम को क्या सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। फूड स्टोरेज टिश्यू, इसको फूड स्टोरेज टिश्यू भी बोला जाता है, क्योंकि ये भोजन को, प्लांट के अंदर जो स्टार्च के फॉर्म में फूड बन रहा है उसको स्टोर करने का काम ही किसका है, पेरेनकाइमा का। हमें पता है कि किचन रूम ऑफ द प्लांट किसको बोलते हैं, लीफ को। पत्तियों में तो भोजन बन जाता है लेकिन स्टोर कहाँ होता है, स्टोर करेगा कौन, पेरेनकाइमा।
कौन सा करेगा? पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा फूड को स्टोर करता है। ये आसानी से हमें पोटैटो में दिखाई पड़ जाता है। पोटैटो में जब फूड ज़्यादा स्टोर होता है तो छोटा सा पोटैटो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, ऐसे बड़ा होता जाता है और इसमें फूड स्टोरेज होता रहता है। ठीक है, तो आसानी से हम पोटैटो में देख सकते हैं। ठीक है, और क्या स्टोर करता है? तो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल बहुत से इसमें गम्स की हम बात कर लें, ठीक है, गम्स की बात कर लें या फिर बहुत से फाइबर्स की बात कर लें, ये जो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, प्लांट से भी वेस्ट मटेरियल निकलता है। प्लांट का वेस्ट मटेरियल क्या हो गया? जैसे गोंद उसमें निकलती है, जैसे आपने बबूल के पेड़ में देखा होगा, ठीक है, नीम के पेड़ में देखा होगा, तो गोंद जो निकलता है वो क्या है? प्लांट का वेस्ट मटेरियल है। उस वेस्ट मटेरियल को जब तक वो प्लांट में होता है कौन स्टोर करके रखता है? तो पेरेनकाइमा स्टोर करके रखता है। फूड को भी स्टोर करेगा, वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करेगा। ठीक है, अगर पेरेनकाइमा, प्लांट में पेरेनकाइमा है और साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट आ जाए, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जिसके कारण प्लांट का कलर ग्रीन होता है, पत्तियों का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट और पेरेनकाइमा दोनों मिल जाए तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? कोलेरेनकाइमा। ठीक है, कोलेरेनकाइमा नाम दे दिया जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट और पेरेनकाइमा मिल करके अगर ये दोनों मिलते हैं, पाए जाते हैं, अगर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है तो उस केस में पेरेनकाइमा को पेरेनकाइमा ना कह करके कोलेरेनकाइमा कह दिया जाएगा। ठीक है, और एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है? क्योंकि एक्वेटिक प्लांट जो जल में रहने वाले प्लांट हैं, जल में रहने वाले प्लांट जल में तैरते भी हैं। तैरते क्यों हैं? क्योंकि इनके टिश्यू के बीच में स्पेस होता है, ज़्यादा स्पेस होता है, वहाँ एयर भरी होती है जिसके कारण वो हल्के होते हैं, तो प्लांट में बायोन्सी फोर्स के कारण ये तैरने लगते हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक प्लांट में पेरेनकाइमा को एक नया नाम दिया जाता है, नाम है एरेनकाइमा। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट में क्या बोला जाएगा इनको? एरेनकाइमा से। एग्जाम्पल क्या होता है एक्वेटिक प्लांट में? जैसे कि हाइड्रिला। ठीक है, हाइड्रिला एग्जाम्पल है एक्वेटिक प्लांट का। एक्वेटिक प्लांट में वे सभी प्लांट आते हैं जो कि पानी में होते हैं, पानी में की सतह पर आकर तैरते हैं, जैसे कि कमल आकर के ऊपर ही खिलता है। ठीक है, तो ये सभी एक्वेटिक प्लांट में आएंगे और यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट के केस में पेरेनकाइमा का नाम चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं एरेनकाइमा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारे फंक्शन, सारे पॉइंट्स आसानी से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। आगे वीडियो को हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।